पहला, रीड द होल स्क्रिप्ट थॉरली। जो आपका स्क्रिप्ट आपको मिला गया है, जो आपको दिया गया है स्क्रिप्ट, वो आपको थॉरली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कम से कम 2 से 3 बार। क्यों पढ़ना होता है 2 से 3 बार? कि जब भी हमें कोई स्क्रिप्ट मिलती है या कोई मोनोलॉग मिलता है, वो नया है, तो लोग क्या करते हैं, अधिकतर जैसी स्क्रिप्ट मिली 2 4 लाइनें पढ़ी और जंप कर जाते हैं हम किसी नतीजे पे, कि अच्छा शुरुआत के 2 लाइन हमको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये कैरेक्टर ऐसा होगा। नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। थॉरली पढ़ना है, शुरू से लेकर के, पहले शब्द से लेकर के आखिरी शब्द तक पूरा अच्छे से पहले उसको पढ़ना है। और एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। ये तो एक मोनोलॉग की बात कर रहा हूँ मैं। जब आपको स्क्रिप्ट भी मिले, पूरी एक स्क्रिप्ट जैसे हमको मिलती है 40 पन्ने की, 50 पन्ने की, उसको भी हम लोग कम से कम 2 से 3 बार पढ़ते हैं। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है जो इंसान से मिस हो जाती है। लेकिन एक डिटेल नॉलेज लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कौन सी चीज कब हो रही है, किस इंसिडेंट का किस इंसिडेंट से कोई लिंक है, कौन सी सिचुएशन पहले हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था। ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया आ जाना चाहिए कि हाँ, ये कहानी में ऐसा ऐसा चल रहा है, ये इसके किरदार है, इतने सारे किरदार हैं, और इस कहानी में ये सब कुछ हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए कम से कम आपको 2 से 3 बार उसको पढ़ना है। ठीक है, थॉरली पढ़ना है। A to Z सारी डिटेल्स आपको उसके निकालनी है। दूसरा, राइट द स्टोरी लाइन। राइट द स्टोरी लाइन ऑफ प्ले, फिल्म, एंड देन ऑफ योर कैरेक्टर। मतलब आपको एक स्टोरी लाइन लिखनी है। अगर आप कोई थिएटर कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो प्ले का जो भी प्ले है, जो भी फिल्म आप कर रहे हैं, जो एड आप कर रहे हैं, उसका एक स्टोरी लाइन लिखो। और फिर उस कैरेक्टर का स्टोरी लाइन लिखो। दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, स्टोरी लाइन लिखना है आपको उस एड का, फिल्म का, उस प्ले का। सबसे पहला स्टोरी लाइन आपको ये लिखना है। दूसरा स्टोरी लाइन लिखना है अपने कैरेक्टर का। अब इसमें दो चीजें हमने बोली। एक तो पहले जो आप परफॉर्म करने वाले हो, जो फिल्म में या टीवी सीरियल में या एड में, उसका स्टोरी लाइन। और दूसरा उस कैरेक्टर का स्टोरी लाइन। दो अलग अलग चीजें। पहला स्टोरी लाइन जहां हम बात कर रहे हैं फिल्म की, या उस वेब सीरीज की या एड की, उसकी स्टोरी लाइन में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। वो एक कहानी है जो एक डायरेक्टर दिखाना चाहता है ऑडियंस को। एक तो वो कहानी होती है। दूसरी कहानी होती है स्टोरी लाइन उस कैरेक्टर की जो आप प्ले करना चाहते हो। चाहे आपके कैरेक्टर का स्क्रीन प्रेजेंस 2 मिनट का, यानी पूरी फिल्म में आप सिर्फ 2 मिनट के लिए दिखो, लेकिन उस 2 मिनट के कैरेक्टर की भी अपनी एक जर्नी है, उसका उसकी अपनी एक स्टोरी लाइन। जैसे मान लो कि इस फिल्म का एक हीरो है जो गांव में जाता है कोई काम करने के लिए, गुंडों को मारने के लिए। उस गांव में एक आदमी रहता है जिसका नाम है मुंशी। तो वो मुंशी जो है, उसके खुद की एक कहानी है, उसकी खुद की एक जर्नी है। यानी जो डायरेक्टर दिखा रहा है सिर्फ उतना नहीं है। डायरेक्टर ने तो सिर्फ इतना दिखाया कि जब हीरो वहां गया तो वहां पे एक आदमी मिला मुंशी, जो उसकी मदद करता है, बस। लेकिन उस मुंशी की अपनी खुद की एक कहानी है। वो कहीं पैदा हुआ होगा, किसी फैमिली में रहता होगा, उसकी कुछ परवरिश हुई होगी, उसके घर में कुछ लोग होंगे, उसकी अपनी वैल्यूज होंगी, उसका अपना सोचने का तरीका होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको एक स्टोरी लाइन लिखनी है। जो आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, जो आपको समझ में आया, ओवरऑल आपको क्या समझ में आया, उस स्टोरी लाइन आप लिख लो। दूसरा, जो कैरेक्टर आप प्ले करने वाले हो, वो आपके हिसाब से उसकी स्टोरी लाइन क्या है, वो भी लिख लो। इससे आप कैरेक्टर को और बेटर समझ पाओ। ठीक है। तीसरा है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, फाइंड 5W1H ऑफ योर कैरेक्टर। 5W1H ऑफ योर कैरेक्टर। Why, whom, when, where, what, and H, how होता है। 5W1H क्या होता है? अगर नहीं पता तो एक जनरल बात कर लेते हैं।
बेसिकली आपको उस कैरेक्टर के बारे में जानना है, जो भी वो कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब कुछ आपको जानना होता है। अगर वो किसी को मार रहा है इस सीन में, तो आपको जानना होता है कि इस कहानी में ये जो आदमी जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ आपको जानना होता है। इसे हम कहते हैं 5W1H। अगर आपको ये पता होता है तो आपको कई सारी चीजें पता लग जाती है कि जो कैरेक्टर है इस वक्त ये बेसिकली कर क्या रहा है, कहाँ पर है, क्यों है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें आपको पता लग जाती है। तो आपको उसको पोर्ट्रे करने में आसानी होती है। तो 5W1H आपको निकालना होता है, ऐसे लिखना होता है वाई, जो भी कर रहा है क्यों कर रहा है, उसके आगे आपको लिखना होता है आंसर। ऐसे 5W और 1H, हाउ, हाउ कैसे कर रहा है, ये जो भी कर रहा है स्क्रिप्ट में कैसे कर रहा है, तो इन सब के आपको जवाब लिखने होते हैं। तो आपका कैरेक्टराइजेशन और बेटर हो जाता है जब आपका 5W1H क्लियर हो जाता है। ठीक है, लिखा सबने? नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम, उस जो स्टोरी जो आपने अभी पढ़ी, जो करेक्ट जो आपने स्टोरी स्क्रीन प्ले जो आपने पढ़ा है इस वक्त, उसका सेंट्रल थीम क्या है? कहते हैं ना, जैसे हर कहानी का एक सेंट्रल थीम होता है, जो डायरेक्टर दिखाना चाहता है ऑडियंस को, उसका एक थीम होता है। जैसे KGF आपने देखी या कोई भी आपने फिल्म देखी, तो वो फिल्म की जो कहानी लिखी गई है उसका एक सेंट्रल थीम होता है, क्यों हो रहा है वो कहानी क्यों चल रही है, उस कहानी का गोल क्या है बेसिकली। एक थीम है, एक प्लॉट है, बनाया गया है, क्यों। फॉर एग्जाम्पल जैसे KGF में वो सोने की एक खदान है, जहाँ पे सारी वॉर चल रही है, सारी फाइट चल रही है, उसको लेकर के। जैसे हर फिल्म जो भी आप देखते हो ना, उसके पीछे कोई ना कोई एक थीम होता है जिसके ऊपर वो कहानी लिखी जाती है। यानी उस थीम के हिसाब से डायरेक्टर वही चीज दिखाना चाहता है। अगर आप हर कैरेक्टर की दुनिया दिखाओगे, यानी मुंशी की भी दुनिया दिखाओगे, वो जो हीरो है उसकी भी दुनिया दिखाओगे, वो जो घोड़ा चला रहा है उसमें उसकी भी दुनिया दिखाओगे, हर किसी की दुनिया आप नहीं दिखा सकते। सबकी अपनी एक जर्नी है ना, सबकी अपनी एक दुनिया है। अगर आप सब दिखाने लग जाओगे तो फिल्म पता नहीं 4-5 महीने तक कंटिन्यूस चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उस स्क्रिप्ट का थीम क्या है, एग्जैक्टली डायरेक्टर क्या दिखाना चाह रहा है, किस क्या प्लॉट क्या है, उसका थीम क्या है। क्योंकि उसी थीम के इर्द गिर्द सारे कैरेक्टर्स होंगे। कोई कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस थीम के लिए, कोई कैरेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा उस थीम के लिए। ठीक है, लेकिन आप जो कैरेक्टर कर रहे हो उसका कैरेक्टराइजेशन आपको करना ही करना है, क्योंकि आप वो प्ले कर रहे हो। चाहे डायरेक्टर उतना इंपॉर्टेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है पता नहीं, लेकिन आप जो भी कैरेक्टर कर रहे हो, चाहे घोड़ा चलाने वाला, चाहे रिक्शा चलाने वाला, चाहे वो माली का कैरेक्टर है, चाहे वो मुंशी का कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर है, आप अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करोगे, उसमें प्रॉपर रिसर्च करोगे, उसमें मेहनत करोगे, क्योंकि ये आपका काम है एज एक्टर। इसलिए डायरेक्टर ने आपको हायर किया है, ये आपका काम है। वो लिख के नहीं देगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी मेच्योरिटी से अपना कैरेक्टर खुद डिजाइन करना पड़ेगा और खुद उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आप कोई भी फिल्म उठाते हो उसमें कितने मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, तो थोड़ी डायरेक्टर हर किसी का कैरेक्टराइजेशन लिख के देता है। एक ओवरऑल ऊपर से जो थॉट होता है वो बता देता है, एक सेंट्रल थीम बता देता है कि ऐसा ऐसा है, कहानी आई जा रही है, यहाँ पे एक मुंशी नाम का कैरेक्टर है, उसकी एज इतनी है और वो इस तरह की भाषा में बात करता है, उसका ये गोल है, बस। बाकी सारा काम एक्टर करता है, एक्टर खुद डिजाइन करता है उसको अपने हिसाब से, जो मैच करे थीम में, और उसके हिसाब से वो डिजाइन करके उस पर रिसर्च करके मेहनत करके उसको क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई इज योर कैरेक्टर एसेंशियल इन द स्टोरी। आपका जो कैरेक्टर है वो महत्वपूर्ण क्यों है उस कहानी में, ये आपको पता होना चाहिए। जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मुंशी का कैरेक्टर इसमें प्ले कर रहे हैं, जो गांव में रहता है, जो उस हीरो की मदद करता है उसका काम पूरा करने में, वो क्यों इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी में, ये आपको लिखना होगा उसके बारे में कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होता तो क्या होता,
क्या ये कहानी आगे बढ़ती, क्या ये थीम आगे बढ़ता? तो आपको ये बताना होगा अपने दिमाग को लिख करके कि आपका जो कैरेक्टर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि अगर ये कैरेक्टर नहीं होता तो क्या हो, और उसकी वैल्यू अपने दिमाग में आपको डालनी है। तब आपका कैरेक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट लगेगा। वरना जनरल लोगों का एक बिलीव हो जाता है ना, जब अपना पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं उनको लगता है यार मैं तो इतना छोटा सा कैरेक्टर में, ये 4-5 लाइनें हैं, बस एक सीन है, क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा, ये मजा नहीं आ रहा मुझे, ये मैं कर पाऊंगा, फील नहीं हो रहा है। कई सारे यंगस्टर्स के साथ जब वो नए होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब उनका कैरेक्टर उनको छोटा लगता है तो उनको मजा नहीं आता वो प्ले करने में। लेकिन जब आप एक अच्छे ट्रेंड एक्टर हो, आपने प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है, उस कैरेक्टराइजेशन की हुई है अच्छी तरीके से, आपको पता है कि ये कैरेक्टर जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर इसके इसके ना होने से क्या होने वाला है, तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो एज अ एक्टर जब आपको किसी कैरेक्टर की वैल्यू समझ में आती है तो आप उसमें जान लगाते हो, उसको अच्छे से प्ले करते हो। यही फर्क होता है एक ट्रेंड आर्टिस्ट में और एक नॉन ट्रेंड। ठीक है, आपने जितने भी सीनियर एक्टर्स को देखा होगा वो छोटे छोटे कैरेक्टर करते हैं लेकिन इसमें जान डाल देते हैं। कई सारी फिल्मों में आपने देखा होगा छोटे छोटे से कैरेक्टर्स आते हैं, एक एक दो दो मिनट का काम होता है, कुछ लाइंस बोलते हैं लेकिन वो छाप छोड़ देते हैं, आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहता है उस कैरेक्टर के बारे में। जबकि जो हीरो होता है उस फिल्म का, यानी जो पूरे पूरी फिल्म में है 2.5 घंटा, वो आपके दिमाग से निकल जाता है, लेकिन वो जो आदमी आया था 2 मिनट के लिए वो आपके दिमाग में लग जाता है। आप जितने मीम्स देखते हो आज के टाइम पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी आपको आर्टिस्ट दिखेंगे वो सब कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं मैक्सिमम। लेकिन वो इतना ज्यादा लोगों के दिमाग में छप जाते हैं, क्यों? क्योंकि मेहनत है उसके पीछे, वो काम है, वो डेडिकेशन है, एक प्रॉपर रिसर्च होता है अपने काम की, तो वो याद रह जाते हैं। ठीक है, जो कैरेक्टर आप कर रहे हो, जो भी आप कैरेक्टर कर रहे हो, वो स्टोरी का जो नरेशन है उसको चेंज कर सकता है क्या? जो भी आप कैरेक्टर कर रहे हो वो स्टोरी के नरेशन को चेंज कर सकता है क्या? मतलब जो भी आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, जैसे मैंने बताया था इससे पहले वाले पॉइंट में, आपको पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि क्या वो चेंज कर रहा है और कर सकता है क्या? तो जो भी कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, वो जो भी स्टोरी का नरेशन चल रहा है, जो भी कहानी चल रही है, उसमें क्या वो नरेशन को चेंज कर सकता है? क्या उसके अंदर इतनी पावर है उसके कैरेक्टर में कि वो चेंज कर दे पूरी कहानी को? ये आपको दिमाग लगाना होता है, ये जस्ट एक एक इंटेलिजेंस के लिए, कि अगर ये कैरेक्टर ने ऐसा किया होता तो कहानी कहाँ चली जाती, अगर इस कैरेक्टर ने ये किया होता तो इस कहानी का क्या होता। तो जस्ट अपने एक बेसिक होता है ना कि क्यूरियोसिटी होती है आपको, यार पता चलना चाहिए कि यार ये जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, अगर इसने ऐसा किया होता तो क्या होता, ये क्या होता तो क्या होता, ऐसे कर लेता तो क्या होता। क्या ये स्टोरी के नरेशन को चेंज कर रहा है इसके प्रेजेंस से? क्या कहानी बदल रही है? या अगर ये ऐसा करता तो कहानी बदल जाती? तो ये आपको उसके बारे में हल्का सा लिखना होता है, इससे आपको और बेटर सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है अपने कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब आपको लिखना होता है बैक स्टोरी। बैक स्टोरी किसका लिखोगे? अपने कैरेक्टर का बैक स्टोरी, अपने कैरेक्टर का बैक स्टोरी। तो जैसे मैंने बताया, हर कैरेक्टर की अपनी कहानी होती है, उसकी अपनी एक जर्नी होती है ना? हर कैरेक्टर की अपनी एक जर्नी होती है। तो जो भी कैरेक्टर आप यहाँ पे प्ले कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुंशी प्ले कर रहे हो, तो मुंशी की बैक स्टोरी क्या है, यानी उसकी लाइफ में क्या हुआ होगा। आज वो अगर यहाँ पर है, किसी की हेल्प कर रहा है, किसी तरीके से पैसे देके, या कोई काम करवाया जा रहा है, वो काम करने में वो हेल्प कर रहा है उस हीरो की, जो उस फिल्म का हीरो है उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये क्यों हेल्प कर रहा है? इसके साथ ऐसा पास्ट में क्या हुआ होगा, ये कहाँ का रहने वाला होगा, इसकी फैमिली में कौन कौन हो सकता है। ये सारी चीजें कहानी में नहीं लिखी, लेकिन आप इमेजिन करते हो, उसकी एक बैक स्टोरी बनाते हो।
ताकि आपको अपने कैरेक्टर पे और भरोसा हो सके। तो अपने कैरेक्टर की प्रॉपर एक बैक स्टोरी बनाओ। उसके घर में कौन कौन है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे होंगे, वो क्या काम करता होगा, कितने पैसे कमाता होगा, उसके पापा क्या करते होंगे, वो किस जगह से बिलोंग करता होगा, वो किस तरह के कपड़े पहनता होगा, उसकी कहानी, उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ होगा पहले, वो कैसे यहाँ तक पहुंचा होगा, आज ये जो हेल्प कर रहा है इस कैरेक्टर की क्यों कर रहा है, उसकी एक बैक स्टोरी आपको डिजाइन करनी है। ठीक है। जब आप बैक स्टोरी डिजाइन करते हो आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि ये जो कैरेक्टर अभी कर रहा है, यानी मैं जो इस वक्त कर रहा हूँ इस कहानी में, वो मैं क्यों कर रहा हूँ। तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर से जुड़ पाओ। ओके। आप अपने उस कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हो और दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप कहानी में एक मुंशी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो वो कहानी उस मुंशी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुंशी अपने बारे में क्या सोचता है। वो जो मुंशी है वो अपने बारे में क्या सोचता है ना। जैसे उस कहानी के अंदर एक मुंशी है, उसके पास बहुत पैसा है, वो इस वक्त हीरो की हेल्प कर रहा है। तो जो मुंशी है उस कहानी में अपने बारे में क्या सोचता है, ये जब आप कहानी पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। जब प्रॉपर आप कहानी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो मुंशी अपने बारे में क्या सोचता होगा, और बाकी के जो किरदार हैं उस पूरी कहानी में, वो मुंशी के बारे में क्या सोचते हैं। तो मुंशी अपने बारे में क्या सोचता है और बाकी के जो किरदार हैं उस कहानी में, वो मुंशी के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। हो सकता है कि बाकी लोग सोचते हैं कि मुंशी बहुत खराब है, अच्छा आदमी नहीं है, लालची आदमी है, ऐसा बाकी लोग सोचते होंगे उसके बारे में उस कहानी में। लेकिन मुंशी सोचता होगा कि वो एक अच्छा आदमी है, वो बहुत पैसे कमाता है और वो अभी एक अच्छे कॉज के लिए पैसा दे रहा है। तो मुंशी क्या सोचता है अपने बारे में और बाकी के जो किरदार हैं वो मुंशी के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये समझ में आया ना सबको। एक तो है कि आप इससे पहले वाले सारे पॉइंट्स में आप बाहर से देख रहे थे कहानी को, इस वाले पॉइंट में आप मुंशी हो, यानी उस कहानी का जो मुंशी है वो अपने बारे में क्या सोच रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने इससे पहले भी बताया था आप लोगों को, गोल्स के बारे में, कि जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो उसका गोल क्या है, गोल तक पहुंचने में कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो अपने गोल तक कैसे पहुंचेगा। जो भी आप कैरेक्टर कर रहे हो उसका गोल क्या है, गोल तक पहुंचने में उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो फाइनली गोल तक कैसे पहुंचेगा, कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अगला पॉइंट, अगर आपका कैरेक्टर इस वक्त जिंदा होता, यानी आपके सामने होता, अगर आपका कैरेक्टर इस वक्त आपके सामने होता, यानी वो जो मुंशी है, अगर लेट सपोज वो आपके सामने बैठा होता इस वक्त, तो वो क्या खाता, क्या पीता, क्या पहनता, कैसे बिहेव करता। अगर आपका कैरेक्टर आपके सामने होता तो क्या खाता, क्या पीता, कैसे कपड़े पहनता, कैसे बिहेव करता। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो उसका ड्रीम क्या है, कहानी से हटके, क्योंकि हर कैरेक्टर का अपना एक ड्रीम होता है ना। जो नरेशन में जो राइटर ने लिखा है, जो डायरेक्टर दिखाना चाहता है वो नहीं, उसके अलावा वो जो भी आप कैरेक्टर कर रहे हो 2 मिनट का 3 मिनट का, उसका खुद का एक ड्रीम होगा। क्या है उसका ड्रीम। जैसे उसको अपने बच्चे की शादी करनी है, उसको माँ बाप के लिए कुछ करना है, उसको अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करना है, क्या है उसका ड्रीम ऐसा, ये आपको लिखना होगा। हर कैरेक्टर का एक ड्रीम होता है। ठीक है। तो आप अपने कैरेक्टर को और बेहतर तब समझ पाओगे जब आप उसके ड्रीम के बारे में जानोगे। जैसे मैं अगर किसी का भी नाम लूँ कि ममता, आपका ड्रीम क्या है, तो जब ममता बताएगी कि मेरा ड्रीम ये है, तो हम ममता को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जो भी इंसान आपको बता देता है कि मेरा ये ड्रीम है, तो आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हो उस इंसान को। इसलिए जो भी कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो उसका ड्रीम आपको पता होना चाहिए, उसका गोल क्या है, उसका ड्रीम क्या है, वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में।
ठीक है, कई बार आपको समझ में आ जाएगा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, कई बार आपको स्क्रिप्ट में नहीं लिखा होगा, आपको खुद डिजाइन करेगा उसका ड्रीम, आपको खुद करना पड़ेगा उसका जो ड्रीम है वो खुद डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये कि पर्सनलाइजेशन मैंने बताया था, याद है ना सबको? पर्सनलाइजेशन, पहले खुद से रिलेट करो, फिर फैमिली फ्रेंड से रिलेट करो, ऐसे आपको रिलेट करना है और उसका एक इमेज बनाना है दिमाग में। उसका क्या इमेज, जो भी एक कैरेक्टर में कर रहा हूँ मुंशी का, म्यूट करो ममता, म्यूट करो। जो भी कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ इस वक्त मुंशी का, ये कैसा दिखता हो, इसके बाल कैसे होंगे, कैसे चलता होगा, क्या बिहेव करता होगा, ममता म्यूट करो। ये कैसे बिहेव करता होगा, ये कैसा दिखता होगा, उसका पर्सनलाइजेशन करना है आपको, उससे उसको रिलेट करना है किसी से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरा कैरेक्टर जो है वो कैसे एक्चुअल में कैसा है। एक तो होता है सिर्फ इमेजिनरी, हमने सोच लिया कि हाँ ये ऐसा होगा, इसके बड़े बड़े बाल होंगे, ऐसे चलता होगा, ऐसे उठता होगा, और एक हमको पता है कि ये ऐसा ही है। जैसे ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, शिवाजी महाराज की किसी ने फिल्म की, उनका कैरेक्टर प्ले किया, उसको पता है कि एग्जैक्टली महाराज कैसे दिखते हैं, उनका प्रेजेंस कैसा है, वो कैसे बात करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सब पता है लोगों को। तो जब आप एक कैरेक्टर जो प्रॉपर डिफाइंड है, एक इमेज है उसकी, और आप वैसा प्ले करते हो, जैसे भगवान राम का एक इमेज है, हमको पता है कि भगवान भगवान राम कैसे हैं, और आप एग्जैक्टली उसको वैसा पोर्ट्रे कर रहे हो, तो एक प्रॉपर कैरेक्टर डिफाइंड होता है। अब आपको पता ही नहीं भगवान राम कैसे दिखते हैं, आप कुछ भी करे जा रहे हो, है ना? तो इसलिए पर्सनलाइजेशन जो मैंने बताया था वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैरेक्टर है एग्जैक्टली किसके जैसा दिखता है, कैसे चलता होगा, कैसे बैठता होगा। आप दिमाग में एक रेफरेंस बनाओ कि मान लो वो अगर सोसाइटी में आपके पड़ोस में रहने वाला आदमी है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा आदमी है, या आप खुद हो, या कोई ऐसा इंसान है जो बड़ा पॉलिटिशियन है, जो साइंटिस्ट है, क्रिकेटर है, उसके जैसा है ये कैरेक्टर, तो उसको दिमाग में रखो और फिर उसको पोर्ट्रे करो, तो आपको हेल्प मिलेगी। पॉइंट, लास्ट पॉइंट यहाँ पे, कि आपको पूरे मोनोलॉग में या पूरे स्क्रिप्ट में वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे आपका कैरेक्टर शांत रहेगा, यानी जहां पे उसको बोलना है लेकिन वो बोलेगा नहीं, ऐसा पॉइंट ढूंढना है। कई बार साइलेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है, तो ऐसे पॉइंट आपको ढूंढने हैं जहां पे वो बोलना चाहता है कुछ, लेकिन वो बोलेगा नहीं, और कोई ऐसे पॉइंट जहां पे उसको नहीं बोलना था लेकिन वो बोल रहा है, तो ऐसे आप इम्प्रोवाइज करोगे वहां। ठीक है, तो जहां उसको बोलना था वहां नहीं बोलेगा, और जहां नहीं बोलना था वहां बोलेगा। तो इससे जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हो, तो आप अपने कैरेक्टर में और अच्छे तरीके से घुस पाते हो, आप उसको और अच्छे तरीके से फील कर पाते हो, और उसको अच्छे से पोर्ट्रे कर पाओगे, उसको और डेप्थ से समझ पाओगे, गहराई से। क्योंकि ये चीज स्क्रिप्ट में लिखी नहीं है, स्क्रिप्ट में लिखा था कि यहाँ पे ये कुछ नहीं बोलेगा, यहाँ सिर्फ ये खड़ा रहेगा, लेकिन वहां आपने कुछ बोला, बाकी के एक्टर्स को सुना और उसके हिसाब से रिएक्ट किया। तो आपने क्योंकि उस किरदार को जिया, इसलिए आपने वो शब्द निकाले अंदर से, इसलिए आपने वो जेस्चर किया बॉडी का, वो रिएक्शन दिया। ठीक है, तो जहां पे कुछ नहीं बोलना था वो बोलेगा, जहां बोलना था वो कुछ नहीं बोलेगा। कुछ ऐसे दो तीन सिचुएशन निकालने, दो तीन जगह ऐसे पॉइंट्स निकालने जहां पे वो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको बेसिकली पता होने चाहिए, ताकि आपका जो कैरेक्टराइजेशन है वो प्रॉपर बने। तो आप जब भी कोई मोनोलॉग करते हो, तो मोनोलॉग सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपने याद कर लिया, खड़े हो गए, कैमरा ऑन, परफॉर्म, ये नहीं, आपको ये सारे पॉइंट्स उसमें लिखने होते हैं।